हम्म, तो आप लोगों से कहा था कि एक कहानी सुनाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जो कि मैंने 5वीं क्लास में लिखा था। तो वो कहानी तो मिल नहीं पाया और मैंने ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि बहुत पीछे का वो चीज़ है, तो कहाँ पर रखा हूँ ये पता नहीं। और मैं लाइन बाई लाइन तो कहानी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मेन मुद्दा को डिस्कस करना चाहूँगा, इंटेंशन को, कि वो क्यों कहानी लिखा था, कहानी का लेसन क्या था, ठीक ना। तो कहानी कुछ ऐसा था कि वो एक व्यक्ति होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर व्यक्ति उस समय यूज़ किया था, एक दूसरा व्यक्ति, दो लोगों की कहानी है। तो ये लोगों को मैं वहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया था, लेकिन यहाँ मैं प्रॉपर नाउन नाम रख के यहाँ पर कहानी कहूँगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा समझने के लिए। तो सपोज़ पहले व्यक्ति को झुन्नू लाल मान लेते हैं और दूसरे को टुन्नू, ठीक ना, झुन्नू टुन्नू। हाँ, ठीक, थोड़ा अजीब नाम है, बढ़िया है। तो झुन्नू के पास एक घोड़ा था और टुन्नू के पास एक गधा था। तो झुन्नू लेकर गया था एक दिन घोड़े को एक रेस में। वहीं पर टुन्नू भी अपना गधा को लेकर पहुंचा था। उस दिन क्या हुआ कि रेस में टुन्नू का गधा फर्स्ट मार दिया। अब झुन्नू परेशान हो गया कि मेरा घोड़ा के रेस में एक गधा कैसे आ गया अव्वल दर्जे में। वो क्या किया, अपने घोड़े को बेचने को सोच लिया वो, ठीक। तो गया एक दिन बाज़ार में पहुंचा, तो वहाँ पे टुन्नू भी पहुंचा है अपने गधे के साथ, वो भी बेचने के लिए। कहा वाह, हाँ भैया गधा दे दो मुझको, हाँ मुझे घोड़ा वोड़ा नहीं रखना है। वो भी जाते हैं रेस में, भी हार के आ जाता है। इससे अच्छा तो गधा है, गधा से काम भी ले लेंगे और रेस में भी लेके जाएंगे, जीत होत के आएंगे। तो टुन्नू कहा कि ठीक है, तो अपना घोड़ा दे दीजिए, मुझे घोड़ा की ज़रूरत है, अपना एक गधा ले जाइए। और झुन्नू गधा लेकर आ गया, टुन्नू घोड़ा लेकर चला गया। तो जब टुन्नू लेकर गया घोड़ा, जिसके पास गधा था, वो घोड़े से परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि गधे को कुछ भी दे देता खाने के लिए, जो भी ऐसे ही छोड़ देता था चारागाहों में वो चरने के लिए। लेकिन घोड़े की खातिरदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो घोड़ा उसके पास आकर और ख़राब हो गया। जो कभी कभी जाकर रेसों में जीत कर भी आता था, वो अब कुछ भी नहीं कर पाता, जीतता भी नहीं, अच्छा स्थान भी नहीं लाता, और ना ही कोई काम काज भी कर पाता उससे, क्योंकि उसे गधे पालने की आदत थी, गधे को खातिरदारी करने की आदत थी। वहीं पर देखा जाए झुन्नू लाल को, जो कि जिनके पास घोड़े थे लेकिन अब उनके पास गधा है, वो गधे को लेकर कुछ घोड़े के जैसा एक्सपेक्टेशन रखने लगे। वो हमेशा गधे को सोचते कि हर रेस में जाएं और गधा से रेस जीत कर आएं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो शायद ही कभी रेस को जीतते, उस गधे को लेकर जाते और हर घोड़े की रेस में हार के आते। अब पता नहीं वो घोड़ा कौन है, पता नहीं वो गधा कौन है, लेकिन है, पता कीजिए कौन है, ठीक ना। तो यही रही थी कहानी, और आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इससे हासिल हुआ होगा और बहुत कुछ आपको रिलेटेबल लगा होगा, ठीक ना। हाँ, आप जोड़ पाए होंगे खुद से। हाँ, तो चलते हैं आगे आते हैं अपने आज के असली मुद्दे पर, मतलब आज के हमारे अवलोकन ऑब्जर्वेशंस पर। पहला ऑब्जर्वेशन है सकाम लोग और निष्काम लोग। भाई साहब, आज के दौर में देखा जाए, सकाम लोग वैसे लोगों को कहते हैं जो गलत केंद्र से कर सकते हैं, या एक निजता के भाव से केवल खुद के मतलब मेरे सुख के लिए अगर दुनिया बर्बाद भी हो जाए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरे ये चीज़ मुझे मिल जाए और इसके बदले में अगर ये पूरे सारे लोग एकदम इनका कत्लेआम भी हो जाए तो मुझे ठीक है, मतलब चलेगा। लेकिन वहीं पर निष्काम लोग का पहचान ये होता है को खुद से ज़्यादा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ठीक ना। हाँ, हमेशा एक बड़े व्यू से चीज़ों को करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, दुनिया में उसका फ़ायदा पहुँचे। तो मैं भी एक दो दिन पहले एक सत्र देख रहा था कर्मयोग का।
हाँ, जो कि गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उसी में बता रहे थे एक मेरे आचार्य कि जो सकाम लोग हैं, जो गलत केंद्र से संचालित हो रहे हैं, वो कितना एकदम अनुशासित, कितना दृढ़, एकदम कितना संकल्पित होकर अपने कामों में लगे हुए हैं। भाई साहब कितना डेडिकेटेड, डिसिप्लिन वे में काम में लगे हुए हैं, जिनकी काम को कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को। अगर उन काम न भी करे दुनिया में, तो दुनिया का कोई भला या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि उनसे, उनके कामों से दुनिया का आघात ही होने वाला है, उनका मतलब कुछ हानि ही होने वाला है। फिर भी वो अपने काम में कितने डेडिकेशन से लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिनके कामों की दुनिया की ज़रूरत है, भाई साहब वो काम से थोड़े कितने कटे हुए हैं, कामों को एकदम उदासीन होकर ले रहे हैं। मतलब काम करेंगे, ठीक है, किए करें, किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, ठीक ना। लेकिन वहीं पर सकाम लोगों को देखा जाए, भाई कितना डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ मैंने अब जब किया, ये सच में है। तो क्या किया जाए, जो निष्काम लोग हैं, क्या वैसे ही रह जाए एकदम उदासीन अपने काम के प्रति? तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। बहुत प्रलयकारी स्थिति आ जाएगा। तो उसके लिए तो ये करना होगा कि थोड़ा स्पीड को बढ़ाना होगा। जो सकामी लोग हैं वो 10 की स्पीड से चल रहे हैं, तो निष्काम को 20 की स्पीड से चलना होगा, क्योंकि हमारा स्पीड पहले 2 का था और वो हमेशा से 10 के चलते आ रहे हैं। तो अगर उनको पछाड़ना है, उनका सामना करना है, तो स्पीड तो 2 गुनी करके चलनी पड़ेगी कम से कम, ठीक ना। तो यही मेरा अवलोकन रहा पिछले मेरे सेशन का, जो कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स कह सकते हैं वो लगा, ठीक ना। हाँ, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मैंने किया। इस समय मैं एक एजेंटिक एआई का वर्कशॉप कर रहा था अपने कॉलेज में ही, 3 दिन का था। तो पहले ही दिन बहुत सारा चीज़ एजेंटिक एआई के बारे में हम लोग जाने क्या करता है। तो ये जनरेटिव आई को बहुत सारे जो एआई चीज़ों को जनरेट करती हैं, तो उनको बहुत सारे जनरेटिव एआई को जब हैंडल करना होता है, एक ही बार में उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज़ करके कोई टास्क को परफॉर्म किया जाता है, सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म कराना होता है, तो वो कोई मैन्युअली किया जाता है किसी मैन के द्वारा। लेकिन उसको मैन के द्वारा आजकल नहीं किया जाता है, आजकल एजेंट हो गए हैं। वो भी एजेंट कैसा, तो एआई एजेंट की तरह काम कर रहा है, मैन की तरह काम कर रहा है। तो वही एजेंटिक एआई आ गया है, बहुत सारे जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके और कोई सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करता है। तो वही मैं सोच रहा था कि ये जितने भी एआई है, टेक्नोलॉजी है, आजकल ये जितने भी डेवलप किए जा रहे हैं, तो क्यों डेवलप किए जा रहे हैं, और इनके डेवलप करने से सबसे ज़्यादा किन को फ़ायदा होने वाला है और सबसे ज़्यादा घाटा किन को होने वाला है। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्लियरली कि एक पक्ष को पूरा का पूरा ही घाटा हो रहा है, एक पक्ष को पूरा ही पूरा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे देखा जाए, हाँ, तो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि अगर जितने भी आजकल तकनीक, अच्छा से अच्छा तकनीक देख लें, उसके एडवांस होने से ज़्यादातर पूंजीपति वर्ग को ही फ़ायदा है। हाँ, और उसमें भी जितने भी ऊंचे तबके हैं जो इसको एकदम एक्सट्रीम लेवल से हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को ऊपर से संचालित कर रहे हैं, जिनका ऑनरशिप इन सारी चीज़ों के पास है, वो मालिकाना हक जिनके पास है, उनको सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ायदा क्या पहुंचेगा, ये उनके वर्कर्स हैं उस पर और तगड़े निगरानी रख पाएंगे, उनको और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से लूट पाएंगे, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो। हमको तो मतलब अब जब कि उस दिन तो यही दिखाई दिया, ठीक ना। हाँ, अपवाद हो सकता है, कहेंगे कि हाई हेल्थ केयर एजुकेशन में इस्तेमाल होगा। तो हेल्थ केयर में भी देखा जाए तो हेल्थ केयर में भी कौन हैंडल कर रहा है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स को, बड़े बड़े। अब प्राइवेट ही हॉस्पिटल है, सरकारी का हालत देख रहे हैं कितना खस्ता है, अब तो मालूम ही होगा। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में भी देख लें, सरकारी एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। हाँ, और प्राइवेट जानते हैं कौन संचालित कर रहा है, ऊपर का तबका, पूंजीपति तबका।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो, अच्छे से देखा जाए तो, ऑब्जर्व किया जाए तो, अवलोकन किया जाए तो, बड़ी चतुरता से चीज़ों को, लोगों को और बांधने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ना। तो कहेंगे आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर भी तो किसके लिए काम कर रहा है? कहेंगे आईटी सेक्टर अच्छा है, वो इन्फॉर्मेशन को लेता है और संचार में ही हेल्प करता है, कम्युनिकेशन को हमारा सुदृढ़ करता है। तो भी तो कुल मिलाकर सुदृढ़ कर रहा है किसके लिए? पूंजीपति लोगों के लिए, है ना, ताकि और अच्छे से आपको प्रोडक्ट को सेल कर सके, आपके पास एडवर्टाइजमेंट भेज सके, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सके, गूगल ऐड दे सके, ठीक ना। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स का यूज़ करके आपको दिन रात हर जगह, हर ऐप पर, हर वेबसाइट पर आपको प्रचार की भरमार से भर दिया जाए, ठीक ना। तो ये तो किया जा रहा है। अगला मैंने चीज़ एक देखा कि ज्योतिबा फुले का मैंने और सावित्रीबाई फुले का एक मूवी का क्लिप देखा एक दिन। तो उसमें सावित्रीबाई फुले स्कूल से आती है, अपने पतिदेव ज्योतिबा फुले से बात कर रही थी। तभी उनके ससुर आते हैं कि ये क्या क्या हो गया, ये इसके साड़ी पर इतने कीचड़ और गोबर ये सब कैसे पड़े हुए हैं। तो ज्योतिबा फुले बताते हैं कि ये गए थी स्कूल और उधर बच्चे रास्ते में फेंके इनको। तो उनके ससुर बोलते हैं कि कहा था ना, हमारे समाज में स्त्रियों और बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। केवल ऊंचे तबके के, ऊंचे वर्णों के लोग ही स्कूल जा सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके विरोध में ज्योतिबा फुले भी अपने बातों को रखते हैं, काउंटर करते हैं। और मुझे वो क्लिप अच्छा लगा। लेकिन मुझे उस क्लिप को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि उस समय तो शिक्षा को लेकर इतनी मतलब असमानता थी, लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता था, जो कि एक आजकल फंडामेंटल नीड्स कहा जाता है। तो फंडामेंटल नीड्स भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आज तो वो तो बहुत हद तक सॉल्व हो गया फंडामेंटल नीड्स देखा जाए तो क्या आज हमारा समाज बढ़िया एकदम हो गया है? तो क्या लगता है हो गया है? उस उपलब्धि को पा गया है जिसकी लोगों ने, ज्योतिबा फुले ने, बड़े बड़े चिंतकों ने, समाज सेवियों ने कल्पना किए थे, जो सुधारक लोग थे, समाज सुधारक लोगों ने जो कल्पना किए थे कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए शिक्षा आने के बाद, हो गया है। तो मुझे लगता नहीं, वो अभी नहीं प्राप्त हुआ है जो मुकाम, जिस बदलाव का सपना देखा गया था। तो क्या, क्यों नहीं हुआ है? तो शिक्षा मेन चीज़ है। शिक्षा, आज की शिक्षा को देखा जाए तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया खुद से, अपने आप से, तो कुछ हद तक हमें बस फिजिकली स्ट्रांग बना रही है, ठीक, कि आप एक अच्छे कामकाजी आदमी बन सकते हैं अगर इसको ग्रहण करते हैं। तो ये आज की शिक्षा की बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही है कि आज थोड़ी सी तकनीकी शिक्षा पाले तो एक अच्छा अपना जीव को उपार्जन कर सकते हैं इस दुनिया में। वो बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, बहुत छोटी बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो इस शिक्षा की बड़ी एक खामी रही है, मैंने देखा को लोगों को बड़ा ही परंपरावादी, रूढ़िवादी, एक अंधी दौड़ वाले व्यक्ति बना रही है। चीज़ों को बिना गहराई से समझे, मतलब कि मेंटल लेवल को साफ चौपट कर दे रही है। एक जो वैज्ञानिक विचारधारा कहा जाता है उसको लोगों को, हर किसी इंसान के पास होना चाहिए, भले ही वो वैज्ञानिक ना हो, विज्ञान से वो जुड़ा ना हो, विज्ञान का विद्यार्थी ना हो, विज्ञान उसे समझ आती या ना आती हो, फिर भी उसके पास विज्ञान का समझ आना और वैज्ञानिक विचारधारा होना दोनों अलग अलग बात है। एक अच्छा खासा विज्ञान जानने वाला व्यक्ति भी वैज्ञानिक विचारधारा से बहुत परे हो सकता है, बहुत ही कर्मकांडी, अंधी भक्ति वाला हो सकता है, ठीक ना।
लोकधर्मी कह सकते हैं। सिंपल धर्मों में धर्म और लोक धर्म बहुत डिफरेंस है। तो जितने भी पाखंडी लोग हैं उनको लोकधर्मी कह के बुलाया जाता है, ठीक ना। तो मैं तो वही बोलता हूँ लोकधर्मी। तो एक अच्छा विज्ञान का टीचर भी बहुत बड़ा लोकधर्मी हो सकता है, ठीक ना। और एक साहित्य, एक कला का छात्र भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक विचारधारा का हो सकता है, जो कि एक वैज्ञानिक की तरह सोचता हो, एक वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हो। तो ये चीज़ आज के समाज से बड़ा मतलब शिक्षा से हमें कम दिखाई दे रहा है। वो मतलब साफ ही चौपट कर दिया गया है, उसका कोई स्थान ही नहीं दिया गया है ताकि लोगों को ऑथेंटिकली एकदम सोच पाए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन के बाद क्या है, तो उसी वर्कशॉप का एजेंट ही गया है। मैं तो एक दिन भैया लास्ट दिन बोले कि हाँ भाई, अच्छा सा अपना कोई जॉब, कोई नौकरी पाना चाहते हो तो अपने को से शोकेस करो। शोकेस शब्द को मैंने पकड़ा, उनका शब्द शोकेस। शोकेस करो, दिखाओ मेरे पास क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो उनका कहने का अर्थ था कि स्किल्स, ठीक ना, स्किल्स जो भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास उपलब्धि है उसको दिखाओ, तभी लोग आपके पास आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपको काम देंगे, ठीक ना, और आपको पैसा देंगे। उनका मेन मुद्दा पैसा ही था, ठीक ना। तो वही चीज़ को मैंने कहा कि इस चीज़ को थोड़े हम लोग गलत वे में ले लिए हैं, ठीक है। पैसा तक तो ठीक है, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा भौतिक होने लगती, भौतिकता का एकदम चरम सीमा लांघने लगता है। भौतिकता ठीक है, भौतिकता अच्छी बात है, बिना भौतिक के हम मेंटली भी सुदृढ़ नहीं हो सकते, स्ट्रांग नहीं हो सकते। हाँ, खाने की चीज़ ही ना हो तो सोचने बात करने के लिए विचार कहाँ से आएंगे, ठीक ना। पेट में चूहा कूदने लगेंगे, ठीक ना, तो उस समय इतने अच्छे अच्छे विचार नहीं निकलेगा, चीखे निकलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ज़रूरी है मेंटली भी स्ट्रांग होना, लेकिन उसका एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए। जैसा कि मैंने एक दिन दोस्त के साथ एक बात कर रहा था, तो किसी गाना को देख रहा था, सॉन्ग को, तो उसमें एक एक्टर को देख कर बोलता है कि ये एक्टर के पास ये वाला ब्रांडेड जूता हो तो और अच्छा लगता, लोगों को अच्छा लगता, ठीक ना। मैंने कहा हाँ क्यों, ये अच्छा जूता तो है, ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है। तो बोला कि ठीक है, मतलब ये थोड़ा 1.5-2 लाख वाला जूता पहनता तो और लोगों में इम्प्रेशन बनता। मैंने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो, कि खुद को एक वो भी अंधी दौड़ के लिए एकदम